गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्गत कास्ट अकाउंटिंग में पढ़ाएंगे एलिमेंट ऑफ कास्ट। इसको हिंदी में कहेंगे लागत के तत्व। लागत के कौन कौन से जो तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे व्यवसाय। जब हम उत्पादन करते हैं तो इसमें ऐसे बहुत से तत्व हैं जो डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। तो हम आज लागत के तत्व के विषय में आपको एलिमेंट ऑफ कास्ट के विषय में बताएंगे। ये क्या होता है इस विषय में हम आपको बता रहे हैं। किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो मुख्य व्यय होते हैं वे लागत के तत्व कहे जाते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में कच्ची सामग्री, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल, श्रम, लेबर, वो अन्य व्यय किए जाते हैं, अदर एक्सपेंसेस किए जाते हैं। वस्तुतः ये ही लागत के प्रमुख तत्व हैं। जब हम कोई वस्तु बनाते हैं तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, अदर एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। इन व्ययों में से कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनकी लागत से प्रत्यक्ष संबंध होता है, कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनका लागत से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। दूसरी ओर कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, उन्हें हम अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। बल्कि वे पूरे व्यवसाय से संबंधित होते हैं जिन्हें अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। प्रत्यक्ष व्ययों के योग मूल लागत, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्राइम कास्ट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष सामग्री, रॉ मटेरियल, प्रत्यक्ष श्रम, डायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष व्यय एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सम्मिलित हैं। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। सभी अप्रत्यक्ष व्ययों को अपरिव्यय ओवरहेड एक्सपेंसेस के अंतर्गत हम दिखलाते हैं। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष सामग्री, जिसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल, श्रम, इनडायरेक्ट लेबर, अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। ये ऐसे व्यय होते हैं जो हम किसी उत्पादन में, जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं और कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। आइए हम इनको और विस्तार से हम आपको समझाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में लागत के तत्व, एलिमेंट ऑफ कास्ट। इसमें जो है सबसे पहले हम बताएंगे सामग्री क्या है। सामग्री के अंतर्गत आता है प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री। अब ये जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामग्री, इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल। ये दो तरह की होती है, एक प्रत्यक्ष होती है, एक अप्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट मटेरियल वो क्या होती है वो हम आपको बता रहे हैं। जो सामग्री उत्पादन से सीधे संबंधित होती है उन्हें हम प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। जैसे वस्त्र के निर्माण के लिए सूत, फर्नीचर के लिए लकड़ी, भवन निर्माण के लिए ईंट, बालू, चूना, सीमेंट आदि। जो इस तरह की जो रॉ मटेरियल होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। अब आता है दूसरा है अप्रत्यक्ष सामग्री। अप्रत्यक्ष सामग्री में क्या है? ऐसी सामग्री जिनका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, जिनका हम उत्पादन में डायरेक्ट रूप में हम प्रयोग में नहीं करते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष सामग्री कही जाती है। जैसे यंत्रों की सफाई के लिए जूट। जब हम कोई भी रॉ मटेरियल, जैसे यंत्रों की सफाई, जब हम किसी फैक्ट्री में जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं मशीनों के द्वारा, तो मशीनों में हमें उनकी सफाई के लिए उनकी सफाई के लिए वस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब अगर उनको हम साफ़ नहीं करेंगे तो मशीन हमारी वो सही ढंग से प्रॉपर वे में वो चल नहीं पाएगी। ठीक है। जूट व कपड़ा, यंत्रों में चिकनाई के लिए तेल, अगर हम उनकी ग्रीसिंग नहीं करेंगे, इसमें ऑयलिंग नहीं करेंगे तो उस प्रॉपर वे में नहीं चलेंगी। तो कारखानों की सफाई के लिए झाड़ू, हमें अगर कारखाना स्वच्छ रखना है उसके लिए हमें झाड़ू सफाई भी करनी बहुत ज़रूरी है। कार्यालय उपयोग के लिए स्टेशनरी आदि, जो हम कार्यालय में जो भी हमारे हैं उनके उपयोग के लिए जो हम स्टेशनरी का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए भी
हमें इस तरह के व्यय सब करने पर, जो इस तरह के व्यय होते हैं उन्हें हम अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। ये सामग्री में आपने देखा, सामग्री में दो तरह के व्यय होते हैं, एक प्रत्यक्ष सामग्री, दूसरा अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री जो होता है वो डायरेक्ट होता है, जब हम कोई उत्पादन करते हैं वो डायरेक्ट होता है। जैसे हमने बताया लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी, भवन के लिए ईंट बालू, और वस्त्र के लिए सूती निर्माण, ये क्या है, ये सब प्रत्यक्ष सामग्री के आते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष सामग्री जो हम उत्पादन करते हैं उनका डायरेक्ट में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे यंत्रों के लिए सफाई के लिए जूट कपड़ा चाहिए हैं, यंत्रों की चिकनाई के लिए तेल, ऑयल, इस तरह की जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत इनको हम दिखाते हैं। तो आपने देखा सामग्री में दो तरह की सामग्री होती है, एक प्रत्यक्ष सामग्री और दूसरा अप्रत्यक्ष सामग्री। अब आते हैं श्रम, जिसे हम कहते हैं लेबर। तो लेबर में भी दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष श्रम डायरेक्ट लेबर, दूसरा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट लेबर। अब ये इन लेबर क्या होता है, इसमें हम आपको बता रहे हैं। तो जो प्रत्यक्ष श्रम है, वस्तु के निर्माण में जो श्रम प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, प्रत्यक्ष श्रम कहा जाता है। इसे उत्पादक श्रम अथवा कारखाना श्रम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फर्नीचर के लिए, ऐसे फर्नीचर के कारखाने में फर्नीचर बनाने वाले व्यक्तियों का श्रम। जब हम किसी कारखाने में फर्नीचर बनाते हैं तो उनमें हमें श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, जो लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। दूसरा है कपड़ा मिलों में कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के श्रम। जो कपड़ा मशीन है, जो उसमें कपड़ा बुन रहे हैं, वो श्रमिक, जो इस तरह के जो श्रमिक होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष श्रम के अंतर्गत उसमें दिखाते हैं। ये मूलतः लागत का भी एक भाग होता है। अब दूसरा है, ये प्रत्यक्ष श्रम हो गया, दूसरा अप्रत्यक्ष श्रम। ये अप्रत्यक्ष श्रम क्या है, ऐसा श्रम जो किसी वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होकर, जब हम कोई उत्पादन करते हैं उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, वो अप्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। जैसे द्वारपाल का श्रम, जो व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हुआ है उसका श्रम, फोरमैन का श्रम, माला को इधर उधर करने वाला व्यक्तियों का श्रम इत्यादि। ये ऐसे श्रम हैं जिन्हें हम ओवरहेड के भाग को मानते हैं। ये इनडायरेक्ट श्रम के अंतर्गत इनको हम मानते हैं। तो आपने देखा श्रम के अंतर्गत दो तरह के श्रम होते हैं, एक प्रत्यक्ष श्रम, दूसरा अप्रत्यक्ष श्रम। प्रत्यक्ष श्रम जो होते हैं, जो कारखाने जो हैं, जो व्यक्ति उसमें डायरेक्ट रूप से फर्नीचर के जो कारखाने हैं, जो उत्पादन हो रहा है, फर्नीचर बनाया जा रहा है, उसमें स्वयं व्यक्ति श्रमिक लगे हुए फर्नीचर के बनाने में, या जूट के हैं बोरे बनाए जा रहे हैं, वो व्यक्ति लगे हुए बोरे बनाने में, या कपड़ा का मिल है, वहाँ पे लोग श्रमिक जो हैं कपड़े बुनने का कार्य कर रहे हैं। जो इस तरह के जो श्रमिक होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट श्रम के अंतर्गत, डायरेक्ट लेबर के अंतर्गत हम उनको दिखाते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर वो होता है जब हम उत्पादन करते हैं, उनका एक डायरेक्ट महत्व नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में उनका भी एक विशेष महत्व होता है। जैसे फोरमैन हो गया, द्वारपाल हो गया, जो माला है मशीन में जो माला चलती है वहाँ पे व्यक्ति जो उसका ऑपरेट कर रहा है वो भी व्यक्ति होता है, वो लेबर होता है, वो भी माला को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, कहीं दिक्कत ना हो। जो इस तरह के जो लेबर होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट लेबर के अंतर्गत दिखाते हैं। अब तीसरा है व्यय और एक्सपेंसेस। अब इसके अंतर्गत क्या है, इसमें भी है, सबसे पहला है प्रत्यक्ष व्यय। अब इसमें भी है प्रत्यक्ष व्यय, जो व्यय वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष व्यय कह देते हैं। जो उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। इसे डायरेक्ट चार्जेस भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो व्यय होते हैं वो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, किसी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए पैकिंग पर किया गया व्यय। जब हम वस्तु को उसकी पैकिंग करते हैं जिससे वो वस्तु खराब ना हो, उस पर होने वाला व्यय होता है, वो जो होता है वो प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आता है। जैसे दवा की शीशी, अंदर उसमें दवा है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक कांच की शीशी उसके अंदर वो दवा रखी जाती है।
दूसरा है सीसी, दूसरा है सिगरेट के पैकेट। सिगरेट उसके अंदर पैक है, लेकिन उसके लिए हमें एक पैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। रंग का डिब्बा, जो रंग है उसके अंदर एक रंग रखा जाता है, लेकिन किसके अंदर रखा जाता है? डिब्बा के अंदर रखा जाता है। तो इस तरह के जो व्यय होते हैं उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत हम दिखाते हैं। और इसके जैसे है किसी वस्तु के निर्माण में बनाए गए डिजाइन, नमूने आदि पर किया गया व्यय भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे खान के प्रयोग में बदले मालिक को दिया गया अधिकार शुल्क, उसे हम अंग्रेजी में रॉयल्टी भी कहते हैं, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत इन्हें हम दिखाते हैं। जैसे है किसी विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त सामग्री का किराया, कोई हम विशेष कार्य के लिए हमने सामग्री को क्रय कर लिया, उसका जो किराया दे रहे हैं वो भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत दिखाते हैं। या जैसे ठेका के सर्वेक्षण हेतु व्यक्ति विशेष को दिया गया शुल्क, उसमें जो भी हम व्यय करते हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत उसको हम दिखाते हैं। अब दूसरा एक्सपेंसेस में अप्रत्यक्ष व्यय, उसे इंग्लिश में कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं? ऐसे व्यय जो किसी वस्तु के उत्पादन के संबंध में अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, वे अप्रत्यक्ष व्यय कहे जाते हैं। ये व्यय किसी विशेष कार्य से संबंधित नहीं होकर सामान्यतया सभी कार्यों से संबंधित होते हैं। जैसे कारखाना व्यय, कार्यालय व्यय तथा बिक्री व्यय एवं वितरण व्यय। इस तरह के जो भी व्यय किए जाते हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत उन्हें हम दिखाते हैं। जैसे इसमें कारखाना व्यय भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो इस तरह के व्यय किए जाते हैं उन्हें हम अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत दिखाते हैं। जो अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत दिखाते हैं तो उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत उन्हें हम दिखाते हैं। अब अप्रत्यक्ष व्यय में क्या आता है? कारखाना अपरिव्यय। कारखाना अपरिव्यय, कारखाना अपरिव्यय में क्या आता है? वस्तु के उत्पादन के संबंध में अप्रत्यक्ष व्यय में क्या है? कारखाना अपरिव्यय। ये कारखाना के अपरिव्यय ये अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कारखाना अपरिव्यय, कार्यालय व्यय, विक्री अपरिव्यय, वितरण अपरिव्यय। ये जो व्यय होती हैं ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले है कारखाना अपरिव्यय। ये क्या है? वस्तु के अंदर के संबंध में कारखाने में किए जाने वाले व्यय कारखाना व्यय कहा जाता है। जो हम कारखाने के अंदर जो व्यय किए जाते हैं उनको हम कारखाना व्यय कहा जाता है। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष सामग्री एवं अप्रत्यक्ष श्रम किए गए व्यय शामिल किया जाता है। जो हम अप्रत्यक्ष सामग्री है या अप्रत्यक्ष व्यय है, इनके अंतर्गत जो हम शामिल करते हैं वो हम इसमें शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत कारखाना किराया, बीमा के व्यय, मशीन पर हरास, बिजली व पानी पर व्यय, इस तरह के जो भी व्यय होते हैं वो कारखाना अपरिव्यय के अंतर्गत आते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंतर्गत इस तरह के व्यय आते हैं। कार्यालय एवं प्रशासन व्यय, ये इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कार्यालय व प्रशासनिक कार्यों पर किए गए व्ययों को कार्यालय एवं प्रशासन व्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्यालय भवन का किराया, कार्यालय के लिए प्रयुक्त बिजली व पानी, टेलीफोन व्यय, स्टेशनरी, कार्यालय का वेतन व भत्ते शामिल हैं। जो इस तरह के ये कार्यालय जो ऑफिस से संबंधित जो भी हम व्यय करते हैं वो ऑफिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। बिक्री एवं अपरिव्यय या वितरण अपरिव्यय, इसको हम क्या कहेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसको बिक्री अपरिव्यय या और वितरण अपरिव्यय, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये क्या है? निर्मित माल के संग्रहण व वितरण पर किए गए व्यय बिक्री एवं वितरण व्यय कहे जाते हैं। जब हम माल को स्टॉक कर, सबसे पहले क्या होता है? हम किसी वस्तु की रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद वो कहाँ जाता है? फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन होता है, वो बनता है। प्रोडक्शन होने के बाद वो क्या होता है? वो ऑफिस में जाता है, उसकी पैकिंग की जाती है, उसमें प्राइस लिखा जाता है और भी सारे कार्य किए जाते हैं। अब ऑफिस के बाद क्या एक होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग का क्या काम होता है? वो उस जो माल बना हुआ है, जो वस्तु तैयार की गई है, वो जहाँ से डिमांड आती है वहाँ पे उसको पहुँचाना होता है, वहाँ उसको भेजना होता है।
ये किसका काम होता है? इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। जहाँ से डिमांड आता है, उसे कहाँ से डिमांड आ रही है, हमें उस व्यक्ति तक कैसे उस वस्तु को पहुँचाना है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग का काम होता है। तो उसको सुरक्षित उपभोक्ता तक कैसे पहुँचाया जाए, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। और इसके अंतर्गत जैसे विज्ञापन व्यय किए जाते हैं, विक्रय अभिकर्ता है का कमीशन भी दिया जाता है, गोदाम का किराया भी है, बीमा है, डिलीवरी वाहन के रख रखाव पर व्यय आते हैं। ये सब जो भी व्यय होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये व्यय किए जाते हैं। तो आपने देखा कि लागत के तत्व के अंतर्गत इसमें 3 बातें हमने आपको बताई। एक है सामग्री। सामग्री भी 2 तरह की होती है, एक प्रत्यक्ष सामग्री, दूसरा अप्रत्यक्ष सामग्री, यानी कि मटेरियल। मटेरियल में भी है एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये 2 तरह की मटेरियल होते हैं। लेबर भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। एक्सपेंसेस भी होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत इनडायरेक्ट एक्सपेंस कारखाना अपव्यय होता है। कारखाने के जो संबंधित जो भी व्यय किए जाते हैं उन्हें हम कारखाना व्यय में करते हैं। जो कारखाने से जो लाइट है, जो कारखाने में व्यक्ति है, फोरमैन का वेतन है, और भी जो ऑफिस से संबंधित जो भी कारखाने से संबंधित जो भी व्यय किए जाते हैं वो कारखाने व्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इसके अंतर्गत कार्यालय व्यय के अंतर्गत जो भी वहाँ के ऑफिस में जो कर्मचारी हैं, जो मैनेजर हैं, जो भी उससे संबंधित जो भी व्यय किए जाते हैं वो कार्यालय व्यय के अंतर्गत आते हैं। अब लास्ट है विक्रय अपव्यय, या इसको हम आगे वितरण भी विक्रय, ये दोनों एक साथ होता है। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसका काम क्या होता है? जब माल बन जाता है फैक्ट्री में, ऑफिस में जाकर उसकी पैकिंग हो जाती है, उसके सब प्राइस हो जाते हैं, उसकी रैपिंग हो जाती है। अब ये जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के पास। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का विभाग का ये काम होता है कि जहाँ से डिमांड आई है उसको सुरक्षित पहुँचाया जाए उस उपभोक्ता तक। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग, इस विभाग का क्या काम होता है? जब माल फैक्ट्री के अंतर्गत बन जाता है, उसकी सारी पैकिंग हो जाती है, तो इसका ये काम होता है जहाँ से डिमांड आती है तो ये डिमांड की सप्लाई करता है। जहाँ से डिमांड आती ये वहाँ ले जाके अपने संसाधन के द्वारा वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाने का काम करता है। कौन करता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंतर्गत जैसे व्यय किए जाते हैं विज्ञापन जो व्यय किया जाता है, जो वस्तु बनाई गई उसके विषय में प्रचार और प्रसार किया जाता है, वो विज्ञापन व्यय के अंतर्गत आता है। अब विक्रय अभिकर्ता जो सेलिंग का काम करते हैं उसे हम विक्रय अभिकर्ता कहते हैं। उसका भी उसे हम सैलरी देते हैं या कमीशन देते हैं, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। गोदाम का किराया, जब कोई वस्तु बनी है उसको हम गोदाम में एकत्र करेंगे, उसका भी किराया देना पड़ता है। वो क्या है, किस में आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के अंतर्गत आता है। अब हम कोई उसके लिए रखने के लिए कोई व्यवस्था करते हैं, कोई गाड़ी करते हैं, उसका भी जो व्यय होता है वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। उसके रख रखाव पर जो भी व्यय किए जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह आपने देखा कि जब हम कोई वस्तु बनाते हैं तो विभिन्न प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं, तब उसके बाद वो वस्तु रॉ मटेरियल से लेके उपभोक्ता तक पहुंचाने में विभिन्न प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। अब कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। इस तरह से जो व्यय करने के बाद वो माल उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से लागत के तत्व के माध्यम से हमने बताया कि कैसे माल रॉ मटेरियल से लेके तैयार होता है, फैक्ट्री में जाता है, फिर ऑफिस में जाता है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के पास जाता है, फिर उपभोक्ता तक पहुंचता है। इसमें कई महत्वपूर्ण कड़ियाँ होती हैं, उन कड़ियों को पार करके ही उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।